पांडे का पांडे, राजा राम पांडे का पांडे होना दोष था क्या? अब भाई साहब लग तो रहा है कि यही तो परिस्थिति थी, क्या करा जाए बताइए। चलिए, अब एक ही तरह के दो मामलों में दो तरह के फैसले। अच्छा सवाल, ठीक है। पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियोज में आने के लिए और बहुत इस चर्चा को रोचक सारगर्भित बनाने के लिए। जो ये रोचकता है ना, इसके पीछे के नंगेपन को देखने की जरूरत है। माननीय मुलायम सिंह जी, मैं आपसे अपील करता हूं कि इस चर्चा को रोचक जरूर बनाया हमने, लेकिन इसके पीछे के नंगेपन को समाज समझता है। जरूरत इस बात की है कि नंगी आंखों से मंत्री जी के नंगेपन को समझना है और निकाल बाहर कीजिए ऐसे पापियों को, तभी आपके समाजवाद को एक उजला हुआ समाजवाद कहा जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, आप रहेंगे अमिताभ जी। अब हम उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में नदियों ने उत्पात मचाया तो हजारों लोग मारे गए, लेकिन मौत के मुहाने पर अब भी सैकड़ों बस्तियां हैं। मौत की कश्ती पर सवार लोग रात को सोते हैं तो पता नहीं होता कि इस रात की सुबह होगी कि नहीं होगी। न जाने कब नदियों में जल का जलजला आ जाए और न जाने कब लाखों जिंदगियों की शाम हो जाए, लेकिन फिलहाल दोनों जी रहे हैं। राजनेता वोटों के सहारे और जनता आसानी से बने इन आशियानों के सहारे। उत्तराखंड में नदियां तरक्की लेकर आईं तो तबाही का कारण भी बनी। प्रदेश में नदियों के किनारे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आपदा की आफत के अनजान, खतरा इन पर भी है, लेकिन नेता वोट बैंक के लिए लगातार नई बस्तियां बसाते जा रहे हैं। उत्तराखंड ने जो सहा है वो कहा नहीं जा सकता। तांडव की तस्वीरें देखकर आंख रो देती है। नदियों की हुंकार से हजारों सांसें सहम गईं। आंसू आलाप बन गए, सहमी हुई सांसें सरगम, और अब देश सुन रहा है संगीत शोक धुन का। यहां बस्तियों को बसते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन बहते हुए सबने देखा। बेहतरीन तरकीब और इंसानी तरक्की से बने मकान नदियों के आगे तमाशा बन गए। पहाड़ सी इमारतें पानी में पनाह मांगने लगी। खतरा अब भी है, लेकिन वोट का पेट यम की भूख पर भारी है। सारे नालों के किनारे एक इतना संगड़ा कर दिया है, नदियों का जो स्पान है इतना संगड़ा कर दिया है, इतना उसको संकुचित कर दिया है कि अब नदी अपना रुक लेगी, नाला अपना रुक लेगा। तो ये देखिए, हम लोग पॉलिटिकल लोग कभी कभी जो परिचय देते हैं इस तरह नदी के किनारे उसको, वो अच्छा नहीं है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में नदियों के किनारे बसे इलाकों में जमकर तबाही हुई। उत्तराखंड में अब भी सैकड़ों बस्तियां मौत के मुहाने पर हैं। इन बस्तियों को पानी कब पी जाएगा कोई नहीं जानता। प्रदेश में 26 नदियां बहती हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि यहाँ 634 स्लम बस्तियां हैं और इन बस्तियों में 50 लाख जानें बसी हैं। ये सभी बस्तियां मौत के मुहाने पर खड़ी हैं। देहरादून की रिस्पना, बिंदाल और टॉस नदियों के आसपास बसी बस्तियों ने नदियों को नालों में तब्दील कर दिया है। सरकारें सालों से इनके नियमितीकरण की बात करती रही हैं। लोग नदियों के किनारे न बस सकें, इसके लिए प्राधिकरण की बात हो रही है। नहीं, हटाने की कोई योजना नहीं है। इमीडिएट जहां पर थ्रेट है वहां पर कहा गया है कि वहां पर चाहे वो जाल लगाए चाहे जो लगाए, उसको बचाने की बात है, जहां इमीडिएट थ्रेट। और बाद में जो है, मैं समझता हूं कि जो हमारा फ्लड डिजास्टर है, जो फ्लड देखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसके मंत्री माननीय हरीश रावत जी है, वो भी पूरा एक सर्वे करा रहे हैं सब जगह का। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाई सुरेंद्र अग्रवाल साहब हैं, आप कांग्रेसी नेता हैं। डॉक्टर एस.एन. सचान साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और पद्मश्री अवधेश कौशल साहब हमारे साथ हैं, आप मशहूर पर्यावरणविद हैं। मैं सचान साहब आपके पास पहले आऊंगा। सबसे पहले
ये क्या है? ये कौन सा ये गड़बड़ झाला है? ये कौन सा गुणा गणित है जिसके तहत सारा तमाशा हो रहा है? सचान साहब, सचान साहब आवाज आ रही है? मुझे लगता है कुछ आवाज में हाँ, तकनीकी हाँ, समस्या है। अग्रवाल साहब, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? हमारी आवाज जा रही है लेकिन उनकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चाहूंगा इस पर आपसे चर्चा शुरू करूं। ये क्या गड़बड़ झाला है? सरकारें दिवस अपने दिखाती हैं, कॉलोनियां बसाई जाती हैं, फिर उजाड़ी जाती हैं, और जहां पे जिसकी लाठी में जितना जोर वो उतनी सुविधाएं ले लेता है, फिर नियमितीकरण होता है। ये सब तमाशा हो रहा है। देखिए, ये सब पहले के उत्तराखंड को छोड़ भी दें, हाँ, तो 13 बरस का होने जा रहा उत्तराखंड। 13 बरस में ये जो गंगा किनारे पाप उगाए गए, मैं इनको मकान बनाना, होटल बनाना नहीं कहता, मैं कहता हूं आपने गंगा के किनारे किनारे पाप उगा दिए। अच्छी बात है। ये जो आपने पाप उगाए, ये नंगी आंखों से दिखते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए क्या? ठीक बात है। हमको दिखते हैं, जो गंगा नहाने आता है उसको दिखते हैं। सचान साहब, ये आप लोगों को क्यों नहीं दिखते? नेताओं को क्यों नहीं दिखते? सरकारों को क्यों नहीं दिखते? देखिए, ये नेताओं को भी दिखते हैं, सरकार को भी दिखते हैं। मैं यहां ये बताना चाहूंगा, राज्य बनने के बाद जिस तरीके से मशरूमिंग हुई है, विशेषकर केदार घाटी का भी अगर एग्जाम्पल ले लें, हाँ, तो वहां पर जिस तरीके से पर्यटन के नाम पर बिना किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के वहां दुकानें बनी, होटल बने और आसियाने बने। हाँ, इसके साथ ही साथ सरकार ने भी देहरादून में टेक्निकल यूनिवर्सिटी नदी में बना दी, जेल नदी में बना दी, विधानसभा नदी में बना दी। ऋषिकेश को अगर देखें तो वहां पर जितनी भी नई बस्तियां आई हैं वो सब नदी में बसी हुई हैं। हाँ, अथॉरिटी एमडीडीए यहां पर है, हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, परंतु इन किसी भी अथॉरिटीज ने कोई भी ढंग से काम नहीं किया। हाँ, लोग यहां बसते चले गए, पहाड़ से लोग यहां नीचे बसते चले गए, और ये इस वजह से भी बसाए गए कि इनका शायद वोट बैंक, यहां की जो एक जियोग्राफी, यहां का एक जो सामाजिक समीकरण है वो देहरादून का बदले, इस वजह से पहाड़ के लोग यहां पर बसा दिए गए, और उससे ये जो मशरूमिंग हुई है, ये सब परिणाम ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। जी। अग्रवाल साहब जी, मतलब कोई नियम कायदा कानून नहीं है क्या? जिसका माना है वो करेंगे? अतुल, मैं एक बात कहूं, अग्रवाल साहब से मुझे विशेष मोहब्बत है इसलिए धृष्टता कर रहा हूं। हाँ। अग्रवाल साहब, एक लाइन का सवाल, अतुल जी लंबा सवाल पूछ देंगे, एक लाइन का सवाल, अगर सच बताइए यहां पर हाथ रखे मित्र, 13 साल में कभी दिखा नहीं कि गंगा की छाती पर हमने कहां कहां कीले ताबूत ठोक दिए? दिखा नहीं कभी? अग्निहोत्री जी, जी, आप गंगा की बात कर रहे हैं, मैं तो युगों युगों से देखता आ रहा हूं कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, ये पूरे हिंदुस्तान में नदियों के आसपास ही बसी है, ये कहीं दूर नहीं बसी। और इसके आर्थिक, सामाजिक, अग्रवाल साहब, इसमें एक अमिताभ जी, अर्ध सत्य बोला आपने, अर्ध सत्य बोल दिया। जी, हाँ जी, और ये लोकतंत्र की महिमा है। जो भी पार्टी सरकार में रही है उसने सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में इसको देखा है, और लोकतंत्र में जनभावनाओं की अपनी कीमत होती है, वोट बैंक भी निश्चित रूप से होता है। लोकतंत्र में हम वोट बैंक नहीं देखेंगे तो किसमें देखेंगे? ये सत्य है, अचल सत्य है कि पूरी बसाए जो हुई है नदी नालों के आसपास हुई है। मुझे भी कई विदेशों में भी जाने का मौका मिला, देश के भी कई भागों में देखा है, परंतु ये मानता हूं कि हमें अपने नदी नालों की, नदियों की सुरक्षा, पवित्रता भी बनाए रखनी है, और अपने विकास के चक्र को भी आके लेके जाना है। सुरेंद्र जी, ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव अमिताभ जी नहीं हो सकता कि हम पूरा खत्म कर दूं। अमिताभ जी, अगर आपकी आज्ञा हो। जी जी बिल्कुल। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हम अपने पहाड़ों को नो मैंस लैंड बना दें। नदी नालों के किनारे जो बस्तियां बसनी हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं,
जहां जहां खतरा है उस खतरे को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए। आज तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अरे वो बस्तियां तो खतरा है। खतरा जहां है उस खतरों को दूर करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हाँ। पूरे दुनिया में है। सिर्फ पहाड़ के नदी नालों के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुगुणा जी को समझाया नहीं आपने। हम क्या ये चाहते हैं कि पहाड़ को नो मैंस लैंड बना दें? अग्रवाल साहब, आपकी बात हुई तो मैं एक छोटा सा सबमिशन दूं, मेरा हम्बल सबमिशन। आपने युगों युगों की बात कही थी, मैं युगों युगों से ही उत्तर दूंगा। ये ठीक है, ये सत्य है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा आपने अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य मिला के बोल दिया। पूर्ण सत्य दूसरा था मित्र। युग ये सत्य है कि सभ्यता नदी के साथ चलती है, सत्य है, लेकिन नदी के साथ खेत होता था, रिहाइश दूर होती थी। आपने नदी की छाती पर रिहाइश कर दी, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। सोते हुए आदमी के ऊपर मकान बनाओगे, वो जब जागेगा करवट लेगा तो मकान ध्वस्त हो जाएगा, और जब मकान ध्वस्त हो जाए तो आपदा आई संपदा लाई का नारा लगाए। ऐसा काम ही क्यों करें? हजारों साल से गंगा का प्रवाह हिंदुस्तान में है। हाँ। उसके इर्द गिर्द सभ्यताएं बढ़ी। हाँ। लेकिन पहले खेत, नदी के पास खेत, आदमी दूर, यानी डूबे तो खेत जाए, आदमी तो बचे। और डूब क्षेत्र का मतलब ये होता है। अवधेश कौशल जी, नदी के बीच में गांव कहीं बसा था क्या? अवधेश कौशल जी, थोड़ा सा ना मैं आ रहा हूं, अग्रवाल साहब आ रहा हूं। अवधेश कौशल जी, ये जो परिभाषा सुरेंद्र अग्रवाल साहब दे रहे हैं, ये परिभाषा मुझे समझ नहीं आ रही। जो बस्तियां आप बसा रहे हो, आप कह रहे हो कि अगर वहां पर कोई नुकसान हो रहा है तो टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से आप अपने मुख्यमंत्री को बताते, अपने आप जो विचारक हैं, रणनीतिकार हैं, उनको अवगत करा देते, तो इतनी बड़ा जो आपदा आई वो आपकी टेक्नोलॉजी के झुंझुने से रोकी जा सकती थी। कौशल जी, आपसे पूछें। आवाज नहीं। कौशल जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये केवल राजनीतिक स्वार्थों की वजह से ऐसा हो रहा है क्या, कि जिसको मिले हर कोई लूटपाट करे, खाए, पैसा खाए और लोग मनमर्जी करें? देखिए, पहली बात तो ये उत्तराखंड की बात करते हैं। हाँ। यहां 70% लैंड तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है, वहां आप घुस भी नहीं सकते। 10% जो है वो ग्लेशियर है या ऊपर इतने पहाड़ हैं, वहां घुस नहीं सकते। खेती के लिए भी खाली 6% जमीन है, कुल 6%। लोगों को मकान बनाने के लिए कोई नहीं चाहता कि ऐसी जगह बनाया जाए खतरा हो, वो भी जानते, लेकिन जमीन ही अवेलेबल नहीं है। अब वो बनाते, फिर नेता लोग जो है उनकी भी दिक्कत होती है, किसी ने मकान बनाया तो उसे मार के भगाओ, वो भी कहा जाए। तो ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जितने भी, बनारस देख लो, बिल्कुल नदी पे बने हुए सारे, मथुरा देख लो, वृंदावन देख लो, वो अभी वहां भी बाढ़ आ रही है। हटा दीजिए बाढ़, तो अभी 80 लोग मर गए यूपी में ही। वहां कौन सी, किसने कहा कि भाई बसिए? मेरा कहना ये है कि हमें जब कभी भी कोई नीति बनानी हो तो दोनों बात का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, और लोग कहाँ जाए। हाँ। 70% जमीन के जमींदार यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाँ। 20% जो है वो सरकारी लोगों के पास है। 10% जमीन यहाँ की नेताओं ने, चीफ मिनिस्टर्स ने, इन्होंने हड़प ली या अपने दोस्तों को बांट दी। जाए कहाँ उत्तराखंड का आदमी? अग्रवाल साहब जी, सवाल कौशल जी बड़ा महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि आज हमारे पास तकनीक है, उस तकनीक का हम फायदा क्यों ना उठाएं। ऐसा लगता है कि एक भाई साहब, आप सरकार में फायदा उठाइए, किसने मना किया है? लगातार एक प्रचार, एक कैंपेन ये शुरू हो रहा है कि हम पहाड़ में जितनी बसावट है, जितने विकास के काम है, उनको रोक दें।
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले मैं आप ही के फोरम में ये बात कह चुका हूं। हाँ। हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स पर भी मैंने बात कही, जहां लोग कहते हैं सड़क मत बनाओ, यूनिवर्सिटी मत बनाओ, पुल मत बनाओ, ये सब कह रहे हैं। हम तो क्या चाहते हैं कि पहाड़ में नो मैंस लैंड